हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने आपको बता दिया था कि संसद का कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्र निर्माण के लिए क्या क्या आवश्यक चीज होती है या क्या क्या चाहिए, राष्ट्र निर्माण कहते किसको है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि 1947 को अपना देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे राष्ट्र निर्माण के बारे में। राष्ट्र निर्माण करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले ये हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि राष्ट्र निर्माण के लिए क्या चाहिए। अगर कोई नया देश, अच्छा जैसे कहना है कि हम कैसे जानेंगे कि हमारा देश है या नहीं है, किसी देश के बारे में हम किस तरह से जानेंगे। मेरा प्रश्न ये है, जैसे क्वेश्चन आता है कि किसी देश के बारे में पता कैसे चलेगा कि यह एक देश है। जैसे भारत, भारत यह देश है, यह पता कैसे चलेगा कि यह भारत जो है एक देश है। तो इसके लिए कुछ तत्व होते हैं, कुछ साक्ष्य होते हैं, कुछ चीजें होते हैं जो कि इस किसी देश के निर्माण के लिए या कोई देश जो है उसमें यह चीज होना चाहिए। तो चार चीज होते हैं, चार चीजें होती है, ठीक है, जो कि हमें चाहिए। ठीक है, कितनी चीजें? चार चीजें, चार चीजें हमें चाहिए जो कि किसी देश के पास होनी चाहिए एक देश के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्षेत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्षेत्र होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए? क्षेत्र होना चाहिए। क्षेत्र मतलब जगह, किसी कोई देश है वहाँ पर क्षेत्र ही, कोई देश मतलब कि चाहिए और उसमें क्षेत्र ही नहीं है तो कहाँ से होगा। जैसे कि कोई घर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? घर बनाने के लिए सबसे पहले आपको जमीन चाहिए। तो उसी तरह देश बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? जमीन चाहिए। उसके बाद उस देश में रहने के लिए क्या चाहिए? जनसंख्या चाहिए। क्या चाहिए? जनसंख्या, जनसंख्या चाहिए। क्या चाहिए? जनसंख्या। उसके बाद जैसे कि घर बनाने के लिए क्या चाहिए? मजदूर चाहिए। क्या चाहिए? मजदूर चाहिए। उसी तरह एक देश के निर्माण के लिए क्या चाहिए? क्षेत्र चाहिए और उसके बाद जनसंख्या चाहिए। इसके लिए क्या, ये दो चीज हो गया। उसके बाद दो चीज और है आपका, उसके बाद होनी चाहिए संप्रभुता। क्या होनी चाहिए? संप्रभुता होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज होती है। यह क्या संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता मतलब होता है कोई देश अगर है तो वह स्वतंत्र है किसी भी कार्य के लिए। जैसे कि किसी अलग देश से मीटिंग करना है, मिलना है, जुलना है, या कोई देश अपने देश में व्यापार करना चाहता है तो उसको परमिशन देना है, इस सब के लिए हमको किसी से पूछना ना पड़े, यह होती है संप्रभुता। ठीक है, यह क्या होती है? संप्रभुता। तो उस देश के पास संप्रभुता होनी चाहिए। तो यह पावर किसके पास होता है? यह पावर होता है आपका संसद के पास। किसके पास होता है? संसद के पास। ठीक है, ये किसके पास होता है? संसद के पास होती है। और संसद से क्या बनता है? प्रधानमंत्री। क्या बनता है? संसद लोग मिलकर क्या चुनते हैं? प्रधानमंत्री। यह कई बार आपको हमने बताया है। संसद से क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री। मतलब कि यह संप्रभुता जो होती है किसके पास होती है? तो संसद के पास होती है। और संसद से क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री। यानी प्रधानमंत्री भी यह फैसला ले सकते हैं कि हमें किस देश के साथ व्यापार करना चाहिए या किस देश के साथ व्यापार नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका चौथा चीज होना चाहिए शासन। क्या होना चाहिए? शासन होनी चाहिए। आपके देश में शासन होनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि किसी देश में कोई राजा होता है, जैसे इस देश में प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है तो लेकिन अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, तो क्या होता है? अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री होता है। इस देश में 28 राज्य है तो 28 मुख्यमंत्री है इस देश में। ठीक है, 28 मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री है, एक राष्ट्रपति है। औपचारिक रूप से पावर जो होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है और वास्तविक पावर होता है प्रधानमंत्री के पास होता है। ठीक है, तो ये सब चीज यह क्या होनी चाहिए? शासन। शासन करने वाला, मान लीजिए किसी देश में कोई घर है और वहाँ का मालिक ही नहीं है तो क्या होगा? वह उस घर को ऐसे ही लूट लिया जाएगा या तो उस घर में चोरी कर लिया जाएगा। ठीक है, उसी तरह देश में एक शासक होना चाहिए, उस देश में शासन चलना चाहिए।
तो शासन के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है कि कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। उसके बाद जैसे बात करते हैं कि बिहार एक राज्य, बिहार एक देश है कि नहीं, ठीक है, हम मान लेते हैं बिहार एक देश है या नहीं है। तो बिहार सरकार के पास क्या है, क्षेत्र भी है, जनसंख्या भी है, ठीक है, और शासन भी है। लेकिन बिहार सरकार के पास संप्रभुता नहीं है, ठीक है। बिहार सरकार के पास क्या नहीं है, संप्रभुता। संप्रभुता जैसे कि मोदी जी जो है उनको नोटबंदी करना था, तो उसने किसी से पूछा था, नीतीश कुमार से पूछा था, नहीं पूछा था, तो उसने बंद कर दिया डायरेक्ट, कहा कि हाँ भाई हमको नोट बंद करना है। और बंद करने के बाद जैसे अब मान लीजिए कि बिहार के जो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, उनका कहना अगर होगा कि हमको जो है ना यही नोट चलाना है, हम पहले वाला नोट नहीं चलाएंगे, हमको इसी नोट से काम चलाना है, तो क्या यह संभव है? यह संभव नहीं है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि बिहार एक देश नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर की ओर। आपका जो चैप्टर है राष्ट्र निर्माण एवं उसकी चुनौतियां, राष्ट्र निर्माण के लिए क्या क्या चुनौती, क्या क्या समस्याएं आए हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आया है, इसके लिए हमें क्या करना है, उसके बारे में जानना है, देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं राष्ट्र निर्माण किसे कहते हैं, किसी देश का निर्माण किस तरह से होता है। तो उस देश में क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले देश के सभी लोगों का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक एकीकरण ही राष्ट्र निर्माण कहलाता है। तो इनका कहना है कि आपके देश में, अगर आपका देश है तो आपके देश में क्या होना चाहिए, आपका अगर राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र मतलब देश का अगर निर्माण करवाना है तो क्या क्या चाहिए, सबसे पहले सभी लोगों का सामाजिक एकीकरण होना चाहिए। सामाजिक मतलब समाज का निर्माण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समाज का निर्माण, समाज बनना चाहिए, ठीक है। समाज में एक मिलजुल कर रहना चाहिए। यह क्या होता है, स्वभाव इससे क्या होता है, अच्छा होता है। अगर हम किसी बुरे आदमी के पास जाते हैं और वह भी बुरा है, धीरे धीरे क्या होगा, हमारे अंदर भी बुराई आना शुरू हो जाता है। तो समाज को सबसे पहले क्या होना चाहिए, एकीकरण। उसके बाद आर्थिक मतलब आपको पहले 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, आर्थिक मतलब होता है रुपया पैसा, ठीक है। क्या होता है, रुपया पैसा। तो उसमें क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। उसके बाद सांस्कृतिक मतलब किसी देश का कल्चर होता है, किसी राज्य का कल्चर होता है, ठीक है। जैसे आपने इवेंट देखा होगा कहीं भी, स्कूल सब में आप लोगों ने देखा होगा इवेंट, कि कोई देश के बारे में बता रहा है, कोई राष्ट्रगान के बारे में बता रहा है, या कोई नाटक कर रहा है, या नुक्कड़ नाटक, ये सब क्या है, एक कल्चर है। ये क्या है, कल्चर, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इससे हमें सीखने को मिलता है, तो सांस्कृतिक होना चाहिए। उसके बाद राजनीति, इन सभी को क्या होना चाहिए, इन सभी का मिलावट होना चाहिए, यानी कि एकीकरण होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, एकीकरण। और जैसे राष्ट्र निर्माण पूछेगा तो राष्ट्र का, इसका शॉर्ट फॉर्म में हमको लिखना है राष्ट्र, ठीक है। राष्ट्र का एकीकरण, राष्ट्र का एकीकरण ही क्या कहलाता है, राष्ट्र निर्माण कहलाता है। राष्ट्र का एकीकरण ही क्या कहलाता है, राष्ट्र निर्माण कहलाता है। उसके बाद शॉर्ट फॉर्म में यह हो गया आपका, राष्ट्र का एकीकरण ही क्या कहलाता है, राष्ट्र का एकीकरण ही कहलाता है राष्ट्र निर्माण। इसके लिए क्या करना चाहिए, जैसे कि कुछ जैसे फांसीवादी देश होता है, साम्यवादी देश होता है, इस समय क्या होता है, जबरदस्ती शासन किया जाता है। इस समय क्या होता है, जबरदस्ती शासन किया जाता है। लेकिन लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि राष्ट्र निर्माण का परिभाषा समझ में आ गया होगा, कि जहाँ सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक इन सभी को अगर मिला दिया जाए तो एक राष्ट्र का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। उसके बाद दूसरा टॉपिक पे चलते हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक है भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट। भाग्यवधु से क्या है, चिर प्रतिष्ठित भेंट। 1947 14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को, जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे, तो वह
संविधान में, जो संविधान का जगह था जहाँ पर संविधान बनना शुरू हुआ था, उस जगह गए थे, उस सत्र को संबोधित करना शुरू किए थे। ठीक है, संबोधित मतलब होता है कि बताना किसी क्षेत्र के बारे में या किसी विशेष रूप में बताना। ठीक है, तो यह संबोधित होता है। यहाँ पर पढ़ते हैं क्या है कि 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। उनका यह प्रतिदत्त भाषण भाग्यवधु से चिर प्रतिचित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। इनका दूसरा नाम क्या है? भाग्यवधु से चिर प्रतिचित क्या है? यह एक भाषण है। क्या है? यह एक भाषण है। ठीक है, भाग्यवधु से चिर प्रतिचित भेंट यह एक भाषण है। और इसका दूसरा नाम ट्रिस्ट विद क्या है? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। क्या है? ट्रिस्ट, इंग्लिश में अभी आपका लिखा हुआ है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, यह इसका दूसरा नाम है। उसके बाद यह जो था एक भाषण था। यह क्या था? भाषण। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाग्यवधु से चिर प्रतिचित भेंट क्या है, तो सबसे पहला लाइन आपको लिखना है यह एक भाषण है जो 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। उनका यह प्रतिदत्त भाषण भाग्यवधु से चिर प्रतिचित भेंट या इसी का दूसरा नाम ट्रिस्ट विद डेस्टिनी था। क्या था? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी था। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है कि भाग्यवधु से चिर प्रतिचित भेंट यह क्या है? एक भाषण है। ठीक है, इसका दूसरा नाम ट्रिस्ट विद डेस्टिनी था। क्या था? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। और इसी में अगर आपको क्वेश्चन यह पूछ दिया जाए कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी क्या है, तो आपको यही लिखना है। क्या लिखना है? यहां से शुरू करना है। 14-15 की मध्य रात्रि को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। उनका यह प्रतिदत्त भाषण था। क्या था? एक भाषण था। और भाषण का नाम था भाग्यवधु से चिर प्रतिचित भेंट। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। इसके बारे में इतना ही है। यह क्या है? एक भाषण है। और इतना याद रखना है कि देश जब आजाद हुआ था 1947 को, कब आजाद हुआ था हमारा देश? 14-15, इसे हम 15 बोल सकते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ था? आजाद हुआ था। ठीक है, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। लेकिन इतना याद रखना है कि जो चुनाव हुआ था वह हुआ था 9 दिसंबर। हाँ, वह हुआ था 9 दिसंबर 1952 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1952 को। ठीक है, और जब चुनाव हुआ था तो दूसरी बार भी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही बने थे। ठीक है, जब चुनाव हुआ था तो दूसरी बार भी प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। ठीक है, तो इतना याद रखना है कि देश आजाद हुआ था और देश आजाद होने के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और जो सेकंड हुआ था, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, ये पहले फर्स्ट में जो बने थे इसमें चुनाव नहीं हुआ था, डायरेक्ट इनको बना दिया गया था प्रधानमंत्री। ठीक है, इनको डायरेक्ट बना दिया गया था। लेकिन बाद में जब चुनाव करवाया गया तो चुनाव के बाद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही बने थे। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही। उसके बाद दूसरा दल क्या है? 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि देश आजाद हुआ। ये आपको पहले बता दिया है कि 15 अगस्त 1947 को, 14-15 बोल सकते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि मध्य रात्रि उसको बोलता है, जैसे बीच वाला रात्रि क्या होता है? मध्य होता है। ठीक है ना, 14 तारीख और 15 तारीख के बीच में देश को क्या किया गया था? आजाद कर दिया गया था। क्या किया गया था? देश को आजाद कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन इसमें दुख की बात ये भी थी कि इसमें
पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था। खुशी भी थी और गम भी था, ठीक है। उसी टाइम में खुशी भी था और गम भी था, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हो गया था और पाकिस्तान अलग हो गया था। खुशी इस बात का था कि हमारा देश आज़ाद हो गया था और गम इस बात का था कि पाकिस्तान अलग हो गया था, ठीक है। यहाँ पर कहा जाता है 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, ठीक है। क्या हुआ था? भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। विभाजन मतलब होता है तोड़ दिया गया था, अलग कर दिया गया, ठीक है। देखो, महात्मा गांधी का कहना यह था कि खुशी की बात भी है और गम का भी बात है। यहाँ पर दिया हुआ है, कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आजाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा। तो इस बात का क्या था? गुलामी से आजाद हो जाएंगे, इस बात की खुशी थी, ठीक है। लेकिन भारत का बंटवारा हो जाएगा, इस बात का दुख भी था। समझ में आ रहा है? एक तरफ खुशी, एक तरफ गम, कभी खुशी कभी गम होगा। इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी दिन होगा, ठीक है। महात्मा गांधी 14 अगस्त 1947 कलकत्ता चले गए थे। कलकत्ता का बात है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहना है कि 14 अगस्त को जो है ना पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद हुए थे, ठीक है। आज़ाद दोनों एक साथ हुए थे। आज़ाद होने के रात में ही, जिस दिन आज़ाद होने वाले थे, उस दिन क्या हुआ? हम दोनों अलग हो गए, भारत और पाकिस्तान। और जो भारत और पाकिस्तान हुआ था ना, यह दिया था एक नियम दिया था जिसको द्विविभाजन बोला जाता है, जिसमें कि धर्म के हिसाब से बांटा गया था, ठीक है। या किस हिसाब से? धर्म के हिसाब से बांटा गया। कौन से हिसाब से? धर्म के हिसाब से। हिंदू एक तरफ और मुस्लिम हिंदू एक तरफ और मुस्लिम एक तरफ, ठीक है। और जैसे क्वेश्चन आ रहा होगा मन में कि सर भारत में भी तो मुस्लिम है और पाकिस्तान में भी हिंदू है, तो उस टाइम में सबको मौका दिया गया था कि जो जिस देश में जा सकता है, अभी मौका है, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ मुस्लिम यहाँ रह गए थे और कुछ मुस्लिम पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है। अंग्रेजों ने क्या किया था? लगभग 200 वर्षों तक जो है ना भारत को गुलाम बना के रखा। अंग्रेजी शासन का गुलाम 200 वर्ष तक रहा है हमारे भारत में। अंग्रेजी शासन का गुलाम कितना रहा है? 200, लगभग 200 वर्ष, जिसमें कि 200 वर्षों में बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के ऊपर किया है, ठीक है। और जाते जाते उसने अपना जो रूप है वह दिखाया यही कि हिंदुस्तान, भारत, ठीक है, भारत और अपना पाकिस्तान को क्या किया? अलग कर दिया, ठीक है। दोनों को क्या किया? अलग कर दिया गया। वैसे भी जैसे जिसका रूप होता है वह अपना रूप अभी नहीं तो बाद में दिखाता ही है, ठीक है। वह क्या होता है? अभी नहीं तो बाद में दिखाता ही है। तो उसी तरह अंग्रेजों ने क्या किया था? भारत और पाकिस्तान को अलग करके चला गया था। उसी तरह जो धर्म के हिसाब से बांटा था ना, उनका नाम था जिन्ना। क्या नाम था? जिन्ना, ठीक है। इसने दिया था यह नियम कि भारत को हिंदू और मुस्लिम के हिसाब से बांटना है, ठीक है। हिंदू और मुस्लिम के हिसाब से बांटना है। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हिंदू और मुस्लिम करेंगे, यानी कि हिंदू एक तरफ और मुस्लिम एक तरफ, इस हिसाब से अलग करेंगे। यह कहता है आजादी की लड़ाई में दो बातों पर
सबकी सहमति थी। आज़ाद जब हुआ हमारा देश, वहाँ पर दो बातें रखी गई जिसमें कि सभी की सहमति थी कि नहीं, यह बात जो है सही है। ठीक है, यह क्या है, सही है। पहला है कि हमारा देश लोकतंत्र में चलेगा। कौन किस में चलेगा? लोकतंत्र में। और लोकतंत्र के बारे में हमने आपको पहले बता दिया है। लोकतंत्र वो होता है जहाँ पर जनता अपने शासक को खुद चुनती है या अपने ऊपर शासन करने वाले को खुद चुनती है, उसी को लोकतंत्र कहा जाता है। जैसे हम किसी को वोट देते हैं अपने ऊपर काम करने, अपने क्षेत्र में काम करने के लिए, अपने ऊपर शासन करने के लिए, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो बात कहा गया था, दूसरा कहा गया था कि सरकार जो है ना सबके भले के लिए काम करेगी। क्या करेगी? सबके भले के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है आजादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। लिखा हुआ है कि देश का शासन लोकतांत्रिक के जरिए चलाया जाएगा। सरकार को किस हिसाब से हम चुनेंगे? लोकतंत्र के हिसाब से। ठीक है, किस हिसाब से चुनेंगे? लोकतंत्र के हिसाब से हम चुनेंगे। और दूसरी बात जो सबके भले के लिए थी वह था सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। सरकार जो क्या करेगी? सबके भले के लिए काम करेगी, अच्छे काम के लिए। ठीक है, सबका भलाई को। जैसे अभी बहुत बड़का मुद्दा उठा हुआ है, सबसे ज़्यादा जो अभी प्रचलित है कि क्या बोला जाता है उसको, पेपर लीक का मुद्दा। ठीक है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। सरकार जो है सबके भले के लिए काम करती है तो भले के लिए काम करना चाहिए। ये सब झंझट वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह जो नंबर 1 और नंबर 2 यह दो बातें जो थी यह सबके भले के लिए थी। एक यह भी और एक यह भी। जनता सबको सबसे ज़्यादा जिसको पसंद करेगी उसको सरकार बनाएगी और सरकार अच्छे काम करने के लिए रहेगी या सबकी भलाई करेगी सरकार। ठीक है, अगला टॉपिक। तो स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता मतलब होता है आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद भारत के समक्ष प्रमुख चुनौती थी। भारत के समक्ष जो है ना कुछ चुनौतियाँ थे। चुनौती मतलब समस्या होती है, ये सब थी। तो समस्या क्या था कि भारत को एकता के सूत्र में बांधे रखना। अब भारत उतना बड़ा जनसंख्या है, उसको एकता के सूत्र में किस तरह से बांधे रखना है, इसकी बहुत बड़ी समस्या थी। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जाता है कि भारत अपने आकार और विविधता में किसी महाद्वीप के बराबर था। भारत जो था एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। ठीक है, महाद्वीप मतलब होता है बड़ा जगह, किसी बड़ा जगह की तरह था, जिसके बारे में कि दिया गया, आपके बुक में दिया हुआ है कि भारत अपने आकार और विविधता में किसी महाद्वीप के बराबर था। यहाँ विभिन्न भाषा, यहाँ पर जो है ना विभिन्न भाषा, और सबसे प्राचीन भाषा जो है भारत का वह है संस्कृत। तो यहाँ लिखा हुआ है कि विभिन्न भाषा जैसे संस्कृत और धर्मों के अनुयायी रहते थे। धर्मों के अनुयायी मतलब यहाँ भारत में जो है ना बहुत प्रकार के धर्म के लोग हैं। ठीक है, भारत में क्या है, बहुत सारे प्रकार के क्या है लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के लोग हैं। तो उन्हीं वही कहा गया है धर्मों के अनुयायी। धर्मों के क्या है? अनुयायी। ऐसे इतिहास में इतिहास में बोल रहे हैं, जैसे हम लोग में होता है पंडित, और सिख सब में या सिख में उसमें क्या होता है, एक में होता है पादरी जिसको बोला जाता है। ठीक है, बोला जाता है पादरी, पंडित को ही बोला जाता है पादरी। जैसे हम लोग में होता है पंडित, उन लोग में होता है पादरी। तो अनुयायी यहाँ पर कहने का मतलब है कि पंडित सब, उनका धर्मों का जैसे बोलता है धर्म के ठेकेदार, तो वह सब थे अनुयायी, उसी को बोला जाता है अनुयायी रहते थे। इन सभी को एकजुट करने की चुनौती थी। और बहुत सारे धर्म जो था ना, इन सभी को एकजुट करने का क्या था? चुनौती था। इन सभी को एकजुट करने का क्या था? चुनौती था। ठीक है, और दूसरा चुनौती था लोकतंत्र को कायम रखना। जैसे कि चुनाव जो है ना सब दिन होते रहे, ऐसा चुनौती था।
एक चुनौती यह था कि चुनाव को जो है ना सब दिन एक जैसा चलाना चाहिए। चुनाव सब दिन होता रहे, लेकिन अभी क्या है, चुनाव में थोड़ा सा बदलाव होता है। पहले बैलेट पेपर पर होता था और अभी क्या है, थोड़ा सा ईवीएम मशीन आ गया है। कौन सा मशीन आ गया है? ईवीएम मशीन, ठीक है, उस पर चुनाव होता है। तो वही कहना है कि लोकतांत्रिक जो है ना चुनाव वह होते रहे। समस्या यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोकतंत्र को कामयाब रखना। अब लोकतंत्र जो है अभी भी हमारे भारत में है, चल रहा है, तो लोकतंत्र को क्या करना है? कामयाब रखना है, ठीक है। उसके बाद इसका देखते हैं क्या है। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया है। जैसे इनका कहना है कि भारत ने कौन सा शासन अपनाया है? तो संसदीय शासन, यहाँ लिखा हुआ है आपका संसदीय शासन। और संसदीय शासन पर आधारित, संसद के शासन पर आधारित क्या है? जैसे हम लोग चुनते हैं, किसको चुनते हैं? संसद को चुनते हैं। किसको चुनते हैं? संसद। एक संसद पर 10 लाख जो है ना, एक संसद पर 10 लाख लोग होते हैं। कितने होते हैं? 10 लाख जनता पर एक संसद होता है, ठीक है। अगर डायरेक्ट, हमने आपको बताया था, अगर डायरेक्ट 10 लाख जनता संसद भवन पहुंच जाएगी तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, जिसके लिए 10 लाख जनता पर एक संसद बनाया गया। और संसद के द्वारा हम किसको चुनते हैं? तो प्रधानमंत्री को चुनते हैं। वही यहाँ पर बताया है कि प्रतिनिधि, हम किसको चुनते हैं? प्रतिनिधि। संसद क्या है? प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि है। हम जो चुनते हैं, प्रतिनिधि को चुनते हैं, अगला आदमी को चुनने के लिए, ठीक है। हम किसको चुनते हैं? प्रतिनिधि को चुनते हैं, अगला आदमी को चुनने के लिए। तो वही बोलता है कि मूलभूत आधार है। मूलभूत क्या है? आधार है। मतलब आधार यह होता है कि जैसे हमको यहाँ से कहीं जाना है, हमको यहाँ से कहीं जाना है, तो वह क्या होता है कि हमको बाइक के द्वारा जाना है। किसके द्वारा? बाइक के द्वारा। तो बाइक जो यहाँ से वहाँ लेके गया, यह क्या है? एक तरह से माध्यम है। क्या है? माध्यम। उसी तरह प्रधानमंत्री को चुनने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीएम बोलते हैं। प्रधानमंत्री को चुनने के लिए हमको किसको चुनना पड़ेगा? संसद को चुनना पड़ेगा। जिस तरह से हमें पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार जाने के लिए एक बाइक को लेना पड़ता है या बस पर जाना पड़ता है, ठीक है, उसी तरह यहाँ पर यह है, हमको प्रधानमंत्री को चुनने के लिए संसद को चुनना पड़ता है। तो संसद एक मूलभूत आधार है, लोकतंत्र को अपनाना है, ठीक है। यह क्या है? लोकतंत्र कायम रखना। और भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार तथा मतदान का अधिकार दिया गया है, ठीक है। और इस भारत में सभी को, जैसे हमारे मम्मी पापा है जो कि वोट देने के लिए आते हैं, तो मतदान उसी को बोला जाता है। क्या है? मतदान। उसी को क्या बोला जाता है? जैसे गांव घर में से अधिकतर बोला जाता है कि हम वोट देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो उस हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? मतदान बोलते हैं। तो इस सब को क्या करना है? इस सब को कायम रखना है। यह सब पूरे जब तक भारत रहे तब तक क्या है? यह सब लागू रहे, ठीक है, यह सब चलता रहे। सबसे पहले क्या होना चाहिए? प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार होना चाहिए। मौलिक अधिकार वह होता है जैसे कि हम कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है, हम कहीं भी एकजुट सभी मिलकर रह सकते हैं, हम खुलकर कुछ भी बात बोल सकते हैं, लेकिन किसी को पर्सनली किसी को नहीं बोल सकते हैं। यह सब होता है मौलिक। यह सब क्या है? नागरिक के पास होना चाहिए, एक जनता के पास होना चाहिए। उसके बाद मतदान का अधिकार होना चाहिए। वोट गिराने का पावर हमको होना चाहिए, ठीक है। वोट गिराने का पावर किसको होना चाहिए? हमारे पास होना चाहिए, यानी जनता के पास होना चाहिए, ठीक है। उसी को कहा जाता है मतदान का अधिकार होना चाहिए। और हमारा जो सबसे, जब जैसे 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो कुछ 1 साल पहले ही बता दिया गया था कि 1 साल पहले ही बता दिया गया था कि इस देश को आज़ाद कर दिया जाएगा, यानी भारत को क्या किया जाएगा? आज़ाद कर दिया जाएगा। 1947 से पहले बोला था भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, जिसके लिए 1946 से ही हमारा संविधान बनना शुरू हो गया था, ठीक है। और संविधान बनने में कितना टाइम लगा था? 2 साल। दो वर्ष 11 महीना 2
ठीक है, 2 साल 11 महीना और 18 दिन। उसके बाद तीसरा चुनौती था समाज के सभी वर्गों का विकास करना। समाज के सभी वर्गों का विकास वह होता है जैसे अगर हमारे पास हमारा घर मिट्टी का है और हमको अगर सरकार के द्वारा छत का घर मिला हुआ है तो हमारे बगल में जो है उसको भी छत मिलना चाहिए। यह होता है समाज को एक साथ लेके चलना। ठीक है, यह क्या होता है, समाज को एक साथ सभी वर्गों का विकास करना। ठीक है, क्या होता है, सभी वर्गों का। अगर हमारे घर में सरकार द्वारा नल पहुंचाया गया है तो हमारे बगल में भी क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नल। अगर हमारे घर में बिजली आया है तो बगल वाले के घर में भी क्या होना चाहिए, बिजली होना चाहिए। यानी कि समाज के सभी वर्गों में यह सब कार्य पूरा होना चाहिए। उसके बाद ऐसा विकास जिसके संपूर्ण समाज का कल्याण हो, और ऐसा विकास होना चाहिए जिसमें क्या हो, संपूर्ण समाज का कल्याण हो। ठीक है, जितना भी समाज के लोग हैं उन सभी का कल्याण हो, यह क्या होता है, विकास कहलाता है। ठीक है, उसके बाद ना कि किसी एक वर्ग का, और इसमें कहा जाता है ना कि किसी एक वर्ग का। जैसे कि कोई गांव में कोई व्यक्ति होता है, किसी को अभी जो चला हुआ है जैसे हम बोलते हैं इंदिरा आवास, इंदिरा आवास या इंदिरा गांधी के द्वारा, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे तो उनके द्वारा चलाया गया था कि जो गरीब लोग हैं उनको प्रधानमंत्री की तरफ से पैसा दिया जाएगा और वह लोग क्या करेंगे, अपना घर बनाएंगे। तो इसमें कहा गया है ना कि सभी वर्गों का, ना कि किसी एक वर्ग का। इसका कहना है कि ना कि किसी एक वर्ग का। अगर हम किसी गांव में हम किसी एक घर में कोई प्रधानमंत्री का पैसा उठा रहा है, काम करवा रहा है, तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। सभी को एक साथ बराबर मिलना चाहिए। उसके बाद अर्थात सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए, और सभी के साथ क्या होना चाहिए, समानता का व्यवहार किया होता है। अभी सबसे बड़का सिस्टम आ गया है वीआईपी सिस्टम। कौन सा सिस्टम आ गया है, वीआईपी सिस्टम। जब घर आप लोग गए होंगे तो वहां पर बोला जाता है कि आपको डायरेक्ट दर्शन करवा दिया जाएगा। क्या करवा दिया जाएगा, डायरेक्ट दर्शन। ठीक है, तो भगवान का भी दर्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, वीआईपी सिस्टम। तो ये चीज नहीं होना चाहिए कि एक आदमी को जो है ना पीछे जो खड़ा है उसको निकाल के आगे ले जाते हैं और आगे वाले पीछे जाते रहते हैं। यह सिस्टम नहीं होना चाहिए। सभी के साथ क्या होना चाहिए, समानता वाला व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, बराबर। अगर किसी को यह नियम बना दिया जाए कि यहाँ पर लाइन लग के काम करवाना है तो उनके साथ सभी जितना भी है सबको लाइन लगना चाहिए, किसी भी लाइन, किसी भी सेक्टर में। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में। उसके बाद सामाजिक रूप से वंचित वर्गों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। जैसे अभी चला हुआ है एससी एसटी को जो है ना ज्यादा कम नंबर से भी उसको नौकरी दे दिया जाता है। ठीक है, तो वही कहा गया है जो अछूत है। अछूत मतलब होता है जो किसी सरकार के वैसा लाभ जिससे वह छूट गया है उसे अछूत कहते हैं। ठीक है, वह छूटा। और निचला वर्ग में बहुत सारे लोग आते हैं। ठीक है, उसी को कहा जाता है निचला। आपके गांव समाज में होंगे निचला वर्ग, तो उसी को कहा जाता है नीचे वाला वर्ग, जो सबसे जिसको ना तो पैसा है ना ही रहने के लिए घर है सही से। इन सभी को क्या कहना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है विशेष सुरक्षा दी जाए। यह सब क्या होना चाहिए, विशेष सुरक्षा दिया जाए। ठीक है, उसके बाद है प्रमुख परिभाषाएं एवं बिंदु। मतलब किसी एक निश्चित चीज पर हमें क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। किसी क्षेत्र में हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इनका कहना है विविधता में एकता। विविधता में क्या होना चाहिए, एकता होना चाहिए। भारत में अलग अलग धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इसे ही विविधता में एकता कहा जाता है। इनका कहना है जैसे हमारे गांव समाज में बहुत प्रकार के लोग रहते हैं, जो कि कुछ गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं। आपने खास करके देखा होगा जो गरीब लोग हैं ना, अमीर लोग के दरवाजे पर ही खड़ा रहता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब पहले का जमाना था तो पहले जो गरीब लोग है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो अछूत है, वह कुर्सी पर उसको बैठने का अधिकार नहीं था।
उसको जो है ना इस कुर्सी पर बैठने का तक का अधिकार नहीं था। और वही अधिकार हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी ने दिलवाया था। यह अधिकार किसने दिलवाया था? लालू जी ने दिलवाया था। ठीक है, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है उन्होंने जो निचला वर्ग है, पिछड़ा हुआ वर्ग है, जिसको कोई देखना नहीं चाहता है, उन सभी को कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिलवाया था। तो यह सभी क्या कहा जाता है कि इन सभी का जो ना कि गरीब समझे, ना अमीर समझे, ना इस धर्म के समझे, ना हिंदू समझे, ना मुस्लिम, ना सिख, ईसाई, यह सभी आपस में क्या करें, मिलजुल कर रहे, यही विविधता कहलाता है। क्या कहलाता है? विविधता। ठीक है, इसे विविधता में एकता कहा जाता है। उसके बाद विस्थापन। विस्थापन वह होता है जो एक जगह से दूसरे जगह दे दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना विस्थापन कहलाता है। ठीक है, विस्थापन किसको कहा जाता है? एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना, यह क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्थापन। जैसे आप घर से कोचिंग जाते हैं या स्कूल जाते हैं तो यह प्रक्रिया कौन सा कहलाता है? यह कहलाता है विस्थापन। जैसे हम अभी घर में हैं, अभी हम अगर घर में रहेंगे और घर से हमको स्कूल जाना है, कहाँ जाना है? स्कूल जाना है। ठीक है, तो घर से स्कूल जो हम गए हैं तो इस बीच में जो क्रिया हुआ है यह कौन सा क्रिया कहलाता है? यह कहलाता है विस्थापन। यह शायद 10th के केमिस्ट्री में है। ठीक है, वहां पर आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। उसके बाद शरणार्थी, वह व्यक्ति जो युद्ध, हिंसा या उत्पीड़न के कारण अपने देश को छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो जाता है, उसे शरणार्थी कहा जाता है। आपने सुना होगा एक होता है सारथी, एक जो होता है वो होता है सारथी। ठीक है, एक जो होता है वो क्या होता है? सारथी। लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है शरणार्थी, शरणार्थी और सारथी में अंतर होता है। ठीक है, सारथी कहते हैं उसको, जैसे राजा महाराजा जो होता है उसका घोड़ा चलाने वाला एक व्यक्ति होता है, जिसे आज के समय में हम ड्राइवर बोलते हैं, उस समय में बोला जाता था सारथी। क्या बोला जाता था? सारथी। ठीक है, जैसे गाड़ी घोड़ा जो चलाता है उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? ड्राइवर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम ड्राइवर। लेकिन पुराने जमाने में जो था राजा महाराजा का जो रथ चलाता था उसको बोला जाता था सारथी। ठीक है, अब यहाँ पर है शरणार्थी। यहाँ पर क्या है? शरणार्थी। शरणार्थी उसको बोला जाता है जो अपने देश से, जैसे हमारे देश में भारत में है, यहाँ पर सरकार अगर उस पर जुल्म करने लगे, वो उसको मजबूर कर दे इस देश से भागने के लिए, तो वैसे व्यक्ति को शरणार्थी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरणार्थी। जैसे भारत देश में है कोई व्यक्ति है जिसमें बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। जुल्म क्या हो रहा है? आ रहा है सरकार की तरफ से घर तोड़ के चला जा रहा है, या फिर उसको घर से बेघर कर दिया जा रहा है, या बिना जान पहचान के डायरेक्ट उठा के उसको जेल में डाल दिया जा रहा है। तो उसको क्या होता है? बहुत सारी परेशानी होता है, उत्पीड़न उसको बोलते हैं। उस दिक्कत को क्या बोलते हैं? उत्पीड़न। और उसी मजबूरी में, यहाँ पर लिखा हुआ है भागने के लिए मजबूर हो जाए, उसी मजबूरी में अगर हमको कोई दिक्कत होता है, जैसे आजकल के समय में होता क्या है कि बच्चा सब जो होता है जैसे 10th या 11th 12th करता है, वह क्या होता है घर में बोला जाता है उसको ये करो वो करो, तो वो करने के लिए तैयार नहीं होता है, बोलता नहीं हमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, या इस काम को भैया को दे दो करने के लिए। ये सब ऐसा सब व्यक्ति जो होता है ना, क्या होता है थोड़ा सा चंचल होता है, और इसको अगर थोड़ा सा डांट दिया जाए तो उसको लगता है कि सबसे बड़ा दिक्कत हम ही हैं इस घर में, इसलिए क्या होता है मजबूरी में भाग जाता है। क्या होता है? मजबूरी में भाग जाता है। तो वैसे व्यक्ति को ही शरणार्थी कहा जाता है। अगर इसी देश में किसी के साथ यह बात जो हो रहा है यह राष्ट्रीय लेवल पर हो रहा है, यानी कि नेशनल लेवल पर, तो नेशनल लेवल पर जो बात होता है यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति के साथ अगर कोई उत्पीड़ा यानी कि पीड़ादायक सरकार ऐसा काम करती है, तो वह व्यक्ति अगर मजबूर होकर इस देश से भागना पसंद करे, ठीक है, या मजबूर हो जाए इस देश से भागने के लिए, तो वैसे व्यक्ति को ही
क्या कहा जाता है? शरणार्थी कहा जाता है। ठीक है, वैसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? शरणार्थी कहा जाता है। शरणार्थी लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अल्पसंख्यक किसे कहा गया है? अल्पसंख्यक किसे कहा गया है? जिस धर्म या समुदाय के लोगों की, जिस धर्म या समुदाय के लोगों की संख्या कम होती है उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है। सीधा साधारण यह है कि इस देश में जो है ना, हिंदू और मुस्लिम लोग हैं, सिख ईसाई यह सब भी धर्म है, लेकिन क्या है, कुछ धर्म ऐसा है जो कि कम संख्या में है, बहुत कम संख्या में। क्या है? बहुत कम संख्या में। तो वैसे धर्मों के लोगों को अल्पसंख्यक कहा गया है। क्या कहा गया है? अल्पसंख्यक। अल्प मतलब होता है कम, ठीक है, संख्या मतलब होता है गिनती। क्या होता है? अल्प मतलब होता है कम, संख्या मतलब गिनती। ठीक है, तो अल्प मतलब कम होता है, इसी को कहा गया अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक वैसा लोग होता है जिसका धर्म, जिस धर्म के लोग थोड़ा सा कम हो या कम ही हो, मतलब बहुत कम मात्रा में, 100 में से 5 से 6, 7, 8% हो, वैसे धर्म के लोगों को क्या कहा गया है? अल्पसंख्यक कहा गया है। उसके बाद है सांप्रदायिकता। संप्रभुता अलग आपको बता दिया है। उसके बाद क्या? तो सांप्रदायिकता का मतलब यह होता है, संप्रभुता के बारे में आपको बता दिया है। सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि अपने ही धर्म को क्या मानना? सबसे सर्वश्रेष्ठ, मतलब सबसे अच्छा अपना धर्म है, और दूसरे के धर्म को घृणा का मतलब घृणा के रूप से देखना, घृणा के अथी से आधार से देखना कि इनका धर्म सबसे बेकार है। यही क्या होता है? सांप्रदायिकता होता है। क्या होता है? सांप्रदायिकता। ठीक है, अपने धर्म को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानना और दूसरे के धर्म से घृणा करना, यह क्या होता है? सांप्रदायिकता। ठीक है, तो यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है, अपने धर्म को दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ मानना, मतलब जो अपना धर्म है उसको दूसरे के धर्म से अच्छा मानना। ठीक है, तथा दूसरे धर्मों के प्रति विरोध या घृणा का भाव रखना सांप्रदायिकता कहलाता है। इनका कहना है कि अपने धर्म को सबसे अच्छा मानना और दूसरे के धर्म को सबसे खराब मानना, यही क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता। सीधा साधारण यह समझना है कि जो हमारा धर्म है वह क्या है? सबसे अच्छा है, और जो दूसरे का धर्म है वह क्या है? सबसे खराब है। यही परिभाषा क्या कहलाता है? यही भाव क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ लिए। उसके बाद आगे देखते हैं। तो हमारा चैप्टर जो है यहीं पर, चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मेरा कहने का मतलब है कि आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त होता है, और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। आज जितना हम जान लिए हैं, आज बहुत कुछ के बारे में जान लिए हैं। आज जो आपका है पार्ट 3 है। ठीक है, तो पार्ट 4 में इससे आगे पढ़ेंगे। आज हम बहुत कुछ जान लिए हैं, इतना आज के लिए काफ़ी है, बाकी इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। बाकी जो है आगे का आप यह देख लीजिए कि हमारा जो राज कोचिंग सेंटर जो है, राज कोचिंग सेंटर की तरफ से क्रैश कोर्स लॉन्च होने जा रहा है, जो बहुत जल्द होगा। इससे जुड़े रहे। ठीक है, इस चैनल से आप लोग जुड़े रहे। जब क्रैश कोर्स आएगा तो यह भी आपका ऑलमोस्ट फ्री रहेगा। ठीक है, जो क्रैश कोर्स है हम लोग का, यह भी आप ऑलमोस्ट फ्री रहेगा। ठीक है, इसके लिए आपको कोई भी फी नहीं देना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।